सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। देखो, मारवाड़ के राजा मालदेव के बारे में चर्चा कर रहे थे और मालदेव के प्रमुख युद्ध थे, इनके बारे में चर्चा कर ली थी लास्ट में। अरे, मालदेव ने अपने जीवन काल में कौन कौन से युद्ध किए थे, इनके बारे में चर्चा हो गई थी। और मालदेव के दरबारी विद्वान आसानंद जी, ईसरदास जी, इनके बारे में भी चर्चा कर ली थी लास्ट में। ठीक है। आसानंद जी ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी, ईसरदास जी ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी, इनके बारे में चर्चा हो गई थी। अब लिखो, मालदेव के निर्माण कार्य। मालदेव ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे? मालदेव के निर्माण कार्य। मालदेव के निर्माण कार्य। देखो, मालदेव ने 3-4 जगह पर किले बनवाए थे। इसने मेड़ता का किला बनवाया, नागौर के अंदर एक स्थान है रिया, वहां पर इसने किला बनवाया। इसके अलावा देखो, इस मालदेव ने पोखरण के किले का निर्माण करवाया। इस मालदेव ने जोधपुर का किला तो पहले बना हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर दीवार निकाली हुई नहीं थी। ठीक है, चार दीवारी बोलते हैं, उसके चारों ओर दीवार निकाली हुई नहीं थी। तो मालदेव क्या करता है, उस जोधपुर के किले का, मेहरानगढ़ किले का परकोटा बनवाता है। ठीक है। तो लिखो, इसमें मालदेव ने मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर, रिया नागौर, सोजत पाली, पोखरण जैसलमेर, किलों का निर्माण करवाया। इसके अलावा देखो, इस मालदेव ने जोधपुर के किले का परकोटा बनवाया। मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग का परकोटा बनवाया। मालदेव की रानी थी जिसका नाम था स्वरूप दे। रानी का नाम क्या था? स्वरूप दे। उसने एक तालाब बनवाया जिसको बोलते हैं स्वरूप सागर तालाब, जिसको भौजी का तालाब भी कहा जाता है। ठीक है। तो लिखो, मालदेव की रानी स्वरूप दे ने, मालदेव की रानी स्वरूप दे ने मंडोर जोधपुर में मंडोर जोधपुर में स्वरूप सागर, स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया, जिसे भौजी का तालाब भी कहा जाता है। जिसे भौजी का तालाब भी कहते हैं। ठीक है। मालदीव की रानी थी स्वरूप दे। स्वरूप थी, फूट रही थी इसलिए नाम हो गया था स्वरूप दे। दिखाऊं? हाँ, हर चीज दिखा दो तुम्हें। ठीक है।
मालदीव के निर्माण कार्य, सबसे पहले देखो मालदीव ने कौन कौन से किलों का निर्माण करवाया था? अरे मालदीव ने कौन कौन से किलों का निर्माण करवाया था? देखो, एक तो मेड़ता का किला है, एक रिया का किला है और एक सोजत, और इसके अलावा पोखरण का किला। इन किलों का निर्माण किस राजा ने करवाया था? मालदेव ने। इसके बाद में देखो जोधपुर का किला है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण तो राव जोधा ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण तो किसने करवाया था? राव जोधा ने। 12 मई 1459 ईस्वी के अंदर राव जोधा ने जोधपुर बसाया था और जोधपुर के किले की नींव रखी थी। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर, लेकिन इस किले के चारों ओर दीवार उसने नहीं निकाली। इस किले की चारों ओर की जो दीवार है, जो परकोटा है, उस परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? मालदेव ने। इसके बाद में देखो इनकी रानी का नाम क्या था? इस सौरभ दे ने मंढोर के अंदर कौन सा तालाब बनवाया? और इस सौरभ सागर तालाब को और किस नाम से जानते हैं? रानी थी राजा की, बहू थी वहां की राज परिवार की, इस वजह से इसको बोलते हैं बहू जी का तालाब। कि उस बहू ने बनाया है यहाँ पर इस तालाब को, इस वजह से इसका नाम हो गया बहू जी का तालाब। ठीक है, इसके बाद में लिखो मालदेव की उपाधियां। उपाधियां थोड़ी लिखा दी थी पहले, अरे उपाधियां लिखवा दी थी मालदेव की। लिखो मालदेव की उपाधियां। मालदेव की उपाधियां। उपाधियां, इस मालदेव की क्या क्या उपाधियां थी, इसको और किस किस नाम से जानते थे? देखो, चारण कवि है, चारण कवि इसको बोलते हैं हिंदू बादशाह। मालदेव को चारण कवि क्या कहते हैं? हिंदू बादशाह। चारण कवियों ने जो उपाधि दी उसको बोलते हैं हिंदू बादशाह। तो लिखो चारण कवि। चारण कवि। ठीक है, ये जो चारण कवि है, चारण कवियों ने। लिखवा दिया था पहले, हिंदू बादशाह कहा था। ये नहीं लिखवाया था चारण कवि वाला, लिख लो चारण कवियों। चारण कवियों ने इनको हिंदू बादशाह कहा था। ठीक है, इसके बाद में लिखो फारसी इतिहासकारों ने। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा। फारसी इतिहासकार है, वो इनको हसमत वाला राजा कहते हैं। ठीक है, अगला लिखो बदायूनी। बदायूनी। बदायूनी भारत का महान पुरुषार्थी राजपूत राजा। और एक इतिहासकार है जिसका नाम है फरिश्ता। फरिश्ता ने। बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजा कहा। पुरुषार्थी राजा कहा।
पुरुषार्थी राजा। ठीक है, इसके बाद में लिखो फरिश्ता। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक। सबसे शक्तिशाली शासक का। इसके बाद में देखो अगला आपके राजा है जिसका नाम है जसवंत सिंह। अगले राजा का नाम क्या है? जसवंत सिंह। एक बार इसमें मालदेव की मृत्यु भी लिख लो। लिखो मालदेव की मृत्यु। मृत्यु नहीं लिखवाई थी मालदेव की, लिख लो मृत्यु। लिखो 7 नवंबर 1562 ईस्वी को। 7 नवंबर 7 नवंबर 1562 ईस्वी को 7 नवंबर 1562 ईस्वी को मालदेव की मृत्यु हो गई। 7 नवंबर 1562 ईस्वी को मालदेव की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? युद्ध में नहीं हुई थी, ऐसे ही हो गई थी मालदेव की मृत्यु बुढ़ापे। ठीक है, किसी विशेष युद्ध के अंदर इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ऐसे ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद में इनका बेटा राजा बनता है जिसका नाम है रावचंद्र सेन। बेटे का नाम क्या था? रावचंद्र सेन। जैसे मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की, उसी प्रकार से इसके बेटे रावचंद्र सेन ने इस मारवाड़ के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जंगलों में घूमता रहा था। ठीक है, और घूमते घूमते ही उसकी सारण की पहाड़ियां हैं पाली में, वहां पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1562 ईस्वी। इसके बाद में आप अगला राजा लिखो। अगले राजा का नाम लिखो जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह भी फर्स्ट है। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह फर्स्ट है। 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक राजा रहता है। अड़तीस से लेकर 78 तक राजा रहता है। इनके देखो पिता का नाम, इनका तिलक। इनके पिता का नाम है गज सिंह। पिता का नाम है गज सिंह। इनका राज तिलक आगरा के अंदर होता है। राज तिलक होता है इनका आगरा में। इनका जो घोड़ा था उसका नाम था महबूब। घोड़े का नाम था महबूब। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत, ये इसका प्रधानमंत्री था।
ठीक है, देखो यहाँ पर जसवंत सिंह फर्स्ट कब से कब तक राजा रहते हैं? 1638 से लेकर 1678 तक। पिता का नाम क्या था? जसवंत सिंह। देखो मालदेव का राज तिलक हुआ था सोजत पाली में। मालदेव का राज तिलक कहां पर हुआ था? सोजत पाली में। और इस जसवंत सिंह का राज तिलक कहां होता है? महबूब मारवाड़ के किस राजा का घोड़ा था? इसके बाद में इसका प्रधानमंत्री कौन था? राज सिंह को पावर। ठीक है, यही इसका संरक्षक बनता है। कम आयु में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, ये छोटे थे, 11 वर्ष की आयु में राजा बन जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट आकर नोट करो, जसवंत सिंह फर्स्ट 11 वर्ष की आयु में, जसवंत सिंह फर्स्ट 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में मारवाड़ के राजा बने। 11 वर्ष की आयु में मारवाड़ के राजा बने। और जब ये राजा बनते हैं, राजा बनने के बाद में दिल्ली के अंदर भी उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। दिल्ली के बादशाह थे जिनका नाम था शाहजहां। दिल्ली के बादशाह का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां के जीवन काल में, शाहजहां के जीवित रहते हुए उनके बेटे लड़ाई करने लग जाते हैं। उनके जो बेटे थे, औरंगजेब है, मुराद है, दारा शिको है, सूजा है, 4 बेटे थे उनके। चारों बेटे उनकी लड़ाई करने लग जाते हैं। दिल्ली का मुगल बादशाह जिसका नाम क्या था? शाहजहां। इसके 4 बेटे थे, औरंगजेब, मुराद, सूजा और दारा शिको। दारा शिको, ये 4 बेटे थे इसके। शाहजहां अपने जीवन काल में बीमार रहने लग जाता है लास्ट में। और जब बीमार रहने लग जाता है तो इससे राजपाट नहीं चल रहा था। तो शाहजहां क्या करता है, अपना जो राजपाट है वो संभालने के लिए इसको दे देता है, दारा सिको को। और जब इसको दे देता है तो ये नाराज हो जाते हैं तीनों के तीनों, कि एक ही थोड़ी है बेटा, एक को ही दे दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पर इन चारों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। औरंगजेब है उस समय शक्तिशाली था। औरंगजेब की जो शक्ति थी, इसके पास में जो सेना थी वो ज्यादा थी। तो औरंगजेब क्या करता है, इन भाइयों से लड़ाई करता है। सबसे पहले इस दारा सिको से लड़ाई करता है। और जब इन भाइयों के अंदर लड़ाइयां चलती है, उस समय जो मुगल बादशाह शाहजहां है, ये क्या करता है, राजस्थान के जो राजा थे उनको मैसेज भेजता है कि जब भी मेरे बेटों में लड़ाई हो तो आप सबको किसका साथ देना है? दारा सिको का साथ देना। शाहजहां ने कहा। और जब शाहजहां ने कहा तो जसवंत सिंह है, ये जसवंत सिंह फर्स्ट भी क्या करता है, इस दारा सिको का साथ देता है। और दारा सिको का साथ देते हुए औरंगजेब से लड़ाई करता है, युद्ध करता है। सबसे पहला युद्ध करता है जिसका नाम है धर्मत का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? धर्मत का युद्ध। उत्तर मध्य प्रदेश में स्थान है धर्मत, वहां पर युद्ध होता है। और उस युद्ध के अंदर ये जो जसवंत सिंह है, ये जसवंत सिंह फर्स्ट किसकी तरफ से लड़ने के लिए जाता है? दारा सिको की तरफ से लड़ने जाता है। किससे युद्ध करके आता है? औरंगजेब से युद्ध करके आता है। तो इसके क्या पड़ी थी, लड़ाई तो ये कर रहे थे। लेकिन इस जसवंत सिंह ने, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया था। मारवाड़ के किस राजा ने मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया था? जसवंत सिंह ने। तो नोट करो, लिखो जसवंत सिंह फर्स्ट, जसवंत सिंह फर्स्ट मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेते हैं। जसवंत सिंह फर्स्ट मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में, एक और आया था जसवंत सिंह बाद, हाँ बता दूंगा मैं, लिखो जसवंत सिंह फर्स्ट मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया। तुम लोगों ने पूरा मारो।
यही को लिखाया हुआ होगा नोट्स में, इनसे नोट लेकर देख लेना। जो पुराने स्टूडेंट है जिनके पशु परिचय में पूरा सिलेबस था मारवाड़ का, उनसे देख लेना। क्या ऑनलाइन कोर्स ले रखा है? ऑनलाइन कोर्स ले रखा है क्या तुमने? पुराना कंटेंट है, ओल्ड कंटेंट, उसमें लेक्चर पढ़े हैं, 13 या 14 लेक्चर है मारवाड़ के इतिहास के, उसमें देख लेना पूरा मारवाड़ का इतिहास। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर ये मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेते हैं, और मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में सबसे पहला युद्ध करते हैं जिसका नाम है धर्मत का युद्ध। सबसे पहला युद्ध कौन सा है? धर्मत का युद्ध। तो लिखो धर्मत का युद्ध। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग। सबसे पहला युद्ध लिखो धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध लिखो। धर्मत के युद्ध की डेट लिखो 16 अप्रैल 1658 ईस्वी। 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1658 ईस्वी। 15 अप्रैल है, 15 लिखो, लेकिन 58 पूछेगा आपको, 15 अप्रैल कभी नहीं पूछेगा। ठीक है। हाँ 59 में दोराई का युद्ध हुआ था, अभी बता दूंगा ना आगे। थोड़ी सब्र रखो, ठंडी करके खाओ। धर्मत मध्य प्रदेश। धर्मत मध्य प्रदेश। एक तरफ है जसवंत सिंह, मारवाड़, एक तरफ है कासिम खान इसके साथ देने वाला, बाद में ये पलड़ा बदल देता, कासिम खान वर्सेज औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब के साथ साथ में उसका एक भाई भी था जिसका नाम था मुराद। मुराद, मुराद। देखो जब ये शाहजहां बीमार रहता है तो ये कहा जाता है कि एक बार ये जो औरंगजेब है इसको दक्षिणी भारत दे रखा था कि तुम दक्षिणी भारत में रहो, वहीं पर टैक्स वगैरह लो और वहीं से अपना जीवन यापन करो। जब ये यहां पर था दक्षिणी भारत के अंदर, तो उस समय दक्षिणी भारत से अपनी सेना लेकर आता है दिल्ली में अपने पिताजी से मिलने के लिए। और जब सेना लेकर आता है दक्षिणी भारत से, तो पहले ही शाहजहां इंफॉर्मेशन दे देता है जसवंत सिंह को कि जसवंत सिंह जी आप जाओ, उसको रोको औरंगजेब को। यदि वो यहाँ पर दिल्ली में आ गया तो दिल्ली में आने के बाद में तो मेरे बेटे दारा सिंह को यहाँ से हटा देगा और वो बेटा है मेरा जो औरंगजेब वो राजा बन जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं औरंगजेब राजा बने। तो जैसे ही शाहजहां आदेश देता है जसवंत सिंह को, जसवंत सिंह यहां से इस मारवाड़ से अपनी सेना लेकर आता है और मारवाड़ से सेना लेकर यहां पर बैठ जाता है कि जब इधर से औरंगजेब आएगा तो उसको यहीं पर रोक लूंगा। जब यहां पर सेना लेकर आता है तो उस समय जसवंत सिंह के साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम क्या था? कासिम खान। यहां पर सेना का अपना कैंप लगाकर जसवंत सिंह बैठ जाता है। जसवंत सिंह के पास में भी सेना खूब थी, शक्तिशाली राजा था इस मारवाड़ का। जैसे ही औरंगजेब आता है, औरंगजेब को पूछता है जसवंत सिंह कि कहां जाओगे? तो औरंगजेब बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ पिताजी से मिलने के लिए, तबियत खराब पिताजी। जसवंत सिंह बोलता है कि दिल्ली जा रहे हो, पिताजी से मिलने के लिए जा रहे हो, तो सेना का क्या करो? ये पीछे सैनिक क्यों कर रखे? अकेले भी जा सकते हो पिताजी से मिलने के लिए। तो एक काम करो, ये जो सेना है इस सेना को यहीं छोड़ दो, दिल्ली जाओ आराम से मिल के आओ, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन इस सेना को यहीं पर छोड़ के चले जाओ। औरंगजेब बोलता है कि चले जाने दो, क्या मतलब है, साथ चली जाएगी सेना, तुम्हें क्या मतलब है? जसवंत सिंह बोलता है कि सेना को यहीं छोड़ दे और चला जा, फिर मिलने जाना है। औरंगजेब बोलता है कि
अभी 1-2 दिन में सेना की व्यवस्था करता हूँ यहाँ पर रुकने की, उसके बाद में चला जाऊंगा। वहीं पर कैंप लगा लेता। एक तरफ कैंप था जसवंत सिंह का और एक तरफ फिर औरंगजेब अपना कैंप लगाकर बैठ जाता और वहां पर फिर युद्ध के लिए रणनीति चालू कर देता। औरंगजेब इस जसवंत सिंह से सीधा युद्ध नहीं कर सकता था क्योंकि जसवंत सिंह के पास में सेना ज्यादा थी। औरंगजेब अपने कैंप में एक तरफ बैठा रहता है और बैठे बैठे पूरी रणनीति बनाता है कि ऐसे तो जीत नहीं पाएंगे। इसकी तरफ की जो सेना है इसमें से कोई भी सेना की टुकड़ी मेरी तरफ हो जाए तब तो युद्ध जीत रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि औरंगजेब चिट्ठी लिखकर इस कासिम खान को भेजता है कि तुम किसका साथ दे रहे हो। मैं मुस्लिम हूं, मुगल हूं, सामने हिंदू है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है यहाँ पर और तुम साथ किसका दे रहे हो, हिंदू का साथ दे रहे हो। कासिम खान बोलता है कि मैं हिंदू का साथ नहीं दे रहा हूं, मैं तो तेरे भाई दारा सिकों का साथ दे रहा हूं। उसके बाद में औरंगजेब ने कहा कि जो दारा सिको है वो भी तो हिंदुओं की तरह की हरकत करता है, संस्कृत के अंदर विद्वान है, वो संस्कृत के अंदर किताबें पढ़ता है। दारा सिको संस्कृत का बड़ा विद्वान था। तो औरंगजेब इस कासिम खान को भिड़काता है, इसको बोलता है कि वो दारा सिको है वो तो खुद ही हिंदू धर्म की पालना करता है और तू हिंदुओं के साथ दे रहा है। और इसको भड़काकर इस कासिम खान को क्या करता है, अपनी ओर मिला लेता है। ये कासिम खान अपनी सेना इधर से उठाकर इधर आ जाता है। जैसे इधर सेना आती है तो इसकी सेना कमजोर हो गई। इसकी सेना जब कमजोर हुई, दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर ये जसवंत सिंह घायल हो गए। और जब जसवंत सिंह वहां पर घायल हुए तो जसवंत सिंह के सैनिक इसको पूछते हैं, जसवंत सिंह को, कि तू किसके लिए लड़ाई कर रहा है, लड़ाई किसकी है, दिल्ली के मुगल बादशाहों की लड़ाई, तुझे क्या मिलेगा इस लड़ाई के अंदर। जसवंत सिंह भयंकर तरीके से घायल हो गया। यदि युद्ध के अंदर घंटा 2 घंटा और रुक जाता तो वहीं पर सल्ट जाती फाइल। उसके सेनापति, उसके सैनिक जसवंत सिंह को क्या करते हैं, युद्ध भूमि से बाहर निकालते हैं कि दूसरों के खातिर मत लड़ी। यहाँ जसवंत सिंह को युद्ध भूमि से बाहर निकालते हैं। युद्ध भूमि से बाहर निकालने के बाद में वापस जोधपुर लेकर आते हैं। और युद्ध के अंदर जीत कौन जाता है यहाँ पर, अरे युद्ध में जीत कौन जाता है, औरंगजेब। किसने विश्वासघात किया था यहाँ पर, कासिम खान ने। युद्ध औरंगजेब जीत जाता है। और जब युद्ध हारने के बाद में जसवंत सिंह वापस मारवाड़ आता है, जोधपुर आता है, तो इसकी जो रानी थी, इसकी रानी का नाम था जसवंत देव। रानी का नाम क्या था, जसवंत देव। वो दुर्ग के पूरे जो गेट थे वो बंद करवा देती है कि राजा अंदर नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा राजा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो युद्ध में हार कर वापस आ जाए, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती हूँ। और उस किले के अंदर बोलती है कि राजा तो मर गया आज, मौसम करवा देती है, उसका अंदर नुक्ता करवा देती है, लाडू बटवा देती है। जैसे ही किले के अंदर आने के लिए जसवंत सिंह आता है, गेट बंद करवा देते हैं और गेट कीपर बोलता है जसवंत सिंह जी को कि अंदर से रानी का आदेश है, गेट नहीं खोला जाएगा। कालांतर में कहा जाता है कि जसवंत सिंह रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट कर कर आके अंदर तो चला जाता है, लेकिन फिर भी वो रानी उसको जीने नहीं देती है, बार बार उसको टोंट मारती रहती है। जब भी उसको नौकर खाना परोसने के लिए आए तो नौकर खाना परोसने के लिए अलग अलग कटोरियों के अंदर, अलग अलग धातु की बनी हुई कटोरियों के अंदर वो खाना परोसे, तो रानी बीच में बोलने लग गए कि राजा को इस प्रकार से आप इन धातु की जो प्लेट है इनके अंदर खाना मत दिया करो, जो पत्ता होता है, पत्तल होती है, उसमें खाना दिया करो। नौकर पूछे कि क्यों रानी, ऐसे क्यों। तो नौकरों को वो बोले कि जब दो प्लेट है, जब दो कटोरी है धातु की, एक दूसरे के टच होगी तो आवाज आएगी, और आवाज आएगी तो राजा को डर लगता है। यहाँ पर देखो इस युद्ध के अंदर दो तलवारें टच हो रही थी, अरे तलवार तो टच हो रही थी यहाँ पर। तो रानी बोलती है कि राजा को डर लगता है, धातु की जो प्लेट वगैरह है, एक दूसरी धातु एक दूसरे से टकराती है तो राजा को डर लगता है, आप इस प्रकार से मत परोसा करो, इनको पत्तल में दिया करो खाना। फिर जसवंत सिंह बोले कि अब तो जी लेने दे, अब क्या जान ही निकालेगी। ठीक है, तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस रानी ने राजा के युद्ध हारने के बाद में वापस लौटने के समय किले के दरवाजे बंद करवा दिए, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कौन सी रानी थी, जसवंत देव। कहां की रानी थी, मारवाड़ की रानी थी। किसकी रानी थी, जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह इसका नाम है, उसका नाम था जसवंत देव। ठीक है, और उसी की भतीजी थी जिसका नाम था हाडी रानी सहल कंवर। जो सहल कंवर है बुआ भतीजी थी जसवंत देव और सहल कंवर। क्रांतिकारी थी वो तो वैसे ही, हमेशा से क्रांतिकारी थी। ठीक है, अरे जिसने सेनानी मांगी थी अपना सर काट के दे दिया था कि तू दावत मांगे सेनानी, सर काट दे दी सतरानी।
तो ये तो क्रांतिकारी महिलाएं थी, बूंदी वाली तो जो रानियां थी ये तो क्रांतिकारी थी हमेशा। तो इसमें लिख लो, पॉइंट लगाकर नोट करो। विजय लिखो सबसे पहले, तो इसमें विजय किसकी होती है? विजय लिखो औरंगजेब की। औरंगजेब की। औरंगजेब की जीत होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद में लिखो, पॉइंट लगाकर नोट करो। धर्मत के युद्ध में कासिम खान ने, धर्मत के युद्ध में कासिम खान ने विश्वासघात किया। धर्मत के युद्ध में कासिम खान ने विश्वासघात किया। कासिम खान ने विश्वासघात किया। कासिम खान ने विश्वासघात किया, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करो, लिखो जसवंत सिंह फर्स्ट धर्मत का युद्ध हारकर जसवंत सिंह फर्स्ट धर्मत का युद्ध हारकर, धर्मत का युद्ध हारकर मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर वापस लौटते हैं। वापस लौटते हैं। जसवंत सिंह की रानी जसवंत सिंह की रानी जसवंत दे ने जसवंत दे ने मेहरानगढ़ दुर्ग के गेट बंद करवा दी। गेट बंद करवा दी, ठीक है। इसने कहा कि मुझे तो हारा हुआ पति नहीं चाहिए, युद्ध भूमि में यदि जीत कर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मर जाए वहीं पर। ऐसा पति नहीं चाहिए जो युद्ध हार कर वापस आ जाए। स्वाभिमानी रानी थी। ठीक है, तो ये धर्मत का युद्ध है। सबसे पहले धर्मत स्थान कहां पर है? मध्य प्रदेश में। धर्मत स्थान कहां पर है? मध्य प्रदेश में। एक पॉइंट इसमें और नोट करो, लिखो धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह फर्स्ट, धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह फर्स्ट दारा सिकोह की तरफ से भाग लेते हैं। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह फर्स्ट जसवंत सिंह फर्स्ट दारा सिकोह की तरफ से भाग लेते हैं। दारा सिकोह की तरफ से भाग लेते हैं। दारा सिकोह की तरफ से भाग लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह किसकी तरफ से लड़ने के लिए गए थे? किसकी तरफ से लड़ने के लिए गए थे? दारा सिकोह की तरफ से। सामने औरंगजेब और मुराद, दो भाई। ये मुराद को भी पकड़ के ले आता है, गुजरात में था मुराद। औरंगजेब बोलता है कि चलो पापा से मिलकर आएंगे।
इसको बोलता है कि वहां चलेंगे और दारा सिकों को राजगद्दी से हटाएंगे, अपन राजा बन जाएंगे। मुराद भोला था मेरी तरह, इसको पता नहीं था कि ये राजा बनेगा, मैं राजा बनूंगा, कौन बनेगा। लेकिन ये साथ देने के लिए आ जाता है, ठीक है। और जब साथ देने के लिए आता है तो बीच रास्ते में युद्ध होता है, और युद्ध के अंदर औरंगजेब जीत जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला युद्ध लिखो, खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध लिखो, खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, इसमें लिखो 4 जनवरी 1659 ईस्वी। 1659 ईस्वी। खजुआ स्थान है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। यहां पर देखो युद्ध, औरंगजेब, औरंगजेब का साथ देने के लिए गया था जसवंत सिंह। ये कैसे संभव है सर, 1 साल पहले युद्ध हार गया इससे, इसी का साथ देने चला गया। 1 साल पहले युद्ध हारा था इसी से, लेकिन मजबूरी बस इसका साथ देने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में देखो वर्सेज, देखो सुजा, सुजा, सुजा। इसके साथ में मुराद भी था। देखो यहां पर जैसे ही धर्मत का युद्ध हारता है जसवंत सिंह, धर्मत का युद्ध हारने के बाद में औरंगजेब धर्मत से चला जाता है दिल्ली। औरंगजेब धर्मत से कहां चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली जाकर उस दारा सिकों को ठोकर मारता है, उसको वहां से हटाता है और खुद राजा बन जाता है। और जब राजा बन जाता है तो उसके बाद में अब कोई भी दिल्ली का बादशाह बनेगा तो उसके साथ में बनाकर रखनी पड़ेगी कोई भी रियासत का राजा होता है, क्योंकि दिल्ली का जो बादशाह होता था उसी की चलती थी पूरे भारत में। तो उसके बाद में जब औरंगजेब राजा ही बन गया दिल्ली का, तो आमेर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था पृथ्वीराज, वो क्या करता है, इसके साथ में समझौता करवा लेता है। आमेर का जो राजा था वो क्या करता है, इसके साथ में, इस जसवंत सिंह के साथ में समझौता करवा देता है, औरंगजेब का संधि करवा देता है। आमेर का राजा आकर जसवंत सिंह को बोलता है कि अब कोई मतलब नहीं है दुश्मनी लेने से, यदि अब दुश्मनी लेगा तो टूटेगा वो, दिल्ली से सेना लेकर आएगा, भारी भरकम सेना लेकर आएगा, युद्ध करेगा, तुझे यहाँ से जोधपुर से और राजगद्दी से हटा देगा। तो फायदा इसी में है, संधि कर ले उससे, समझौता कर ले। तो आमेर के राजा के कहने पर ये जसवंत सिंह क्या करता है, किसके साथ में संधि कर लेता है, औरंगजेब के साथ में संधि कर लेता है। और औरंगजेब के साथ में संधि करने के बाद में जहां मुगल बादशाह युद्ध करने जाए उसका साथ देने के लिए आसपास की रियासतों से जो भी जिस भी राजा को इनवाइट करे मुगल बादशाह, वो जाता है उसका सहयोग करने के लिए। तो औरंगजेब अपने दूसरे भाई सुजा से युद्ध करने के लिए जाता है खजुआ उत्तर प्रदेश में। और जब खजुआ उत्तर प्रदेश में युद्ध करने के लिए जाता है तो औरंगजेब चिट्ठी लिखकर भेजता है जसवंत सिंह को कि जसवंत सिंह जी आ जाओ, युद्ध करने चलेंगे खजुआ के अंदर, मेरा भाई है सुजा, ज्यादा नाटक कर रहा है, उसको हरा कर आएंगे। तो इधर से औरंगजेब बोलता है जसवंत सिंह को, जसवंत सिंह इसके साथ में तो चला जाता है खजुआ के अंदर। खजुआ में जाकर दोनों का कैंप लग जाता है, एक तरफ इसका औरंगजेब का कैंप, एक तरफ सुजा का कैंप। वहां पर बैठकर सोचता है जसवंत सिंह कि कैसे दिन आ गए, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे हराया था इसने, और आज मजबूरी में मुझे इसका साथ देना पड़ रहा है। इसका मन वहां पर गवाही नहीं दिया कि इसका साथ दे दे। जसवंत सिंह चिट्ठी लिखकर भेजता है सुजा कि सुजा मैं तेरे साथ, चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये जो कैंप लगे हुए हैं, इस कैंप के अंदर मैं सुबह के समय जल्दी यहाँ से 4 बजे 3 बजे के आसपास इस औरंगजेब के कैंप के अंदर जितने भी सैनिक हैं, इन सभी सैनिकों के जितने भी हथियार हैं, वो सारे के सारे मेरे सैनिक लूट कर यहाँ से चले जाएंगे, मैं भी साथ में चला जाऊंगा वापस। 3-4 बजे तो यहाँ से पूरे इनके हथियार गायब हो जाएंगे। तो एक काम करना, सुबह जल्दी आक्रमण कर देना, इनके पास में हथियार तो रहेंगे नहीं, लड़ेंगे कैसे। मैं तो तेरा इतना ही सहयोग कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि युद्ध के अंदर तेरा सहयोग कर दूं, लेकिन इनके हथियार हैं वो यहां से लूट कर मैं भाग जाऊंगा वापस। फिर सुबह जल्दी आक्रमण कर देना, और जल्दी आक्रमण कर देगा तो इनके पास में हथियार भी नहीं रहेंगे, युद्ध हार जाएंगे। इतनी जल्दी ये हथियार इकट्ठे भी नहीं कर पाएंगे।
इतने जल्दी हथियार थोड़ी इकट्ठे कर पाएंगे 4-5 बजे से। तो सुजा को ये बोलकर जाता है, गाइड करके जाता है, लेकिन सुजा जल्दी आक्रमण नहीं करता है, सुजा लेट हो जाता है आक्रमण करने में। और जसवंत सिंह इधर 3-4 बजे से पूरे औरंगजेब के जितने भी सैनिक थे सारे के सारे हथियार उठाता है, अपने सैनिकों को बोलता है कि उठाओ इनको, और वहां से उठाकर वापस आ जाता है, हथियार लूट कर आ जाता है औरंगजेब के। और इधर सुजा है, ये ढीला इंसान था, इसको टाइम लगता है आक्रमण करने में, 10-1 बजे आक्रमण करता है, 10-1 बजे तो ये वापस हथियार ले आते हैं। और जब वापस हथियार ले आते हैं तो युद्ध करते हैं। युद्ध के अंदर यहाँ पर फिर दोबारा किसकी जीत हो जाती है? खजुआ के युद्ध में जसवंत सिंह किसका साथ देने के लिए गया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसका साथ दे के आया? यहाँ पर जसवंत सिंह किसका कैंप लूट कर आ गया है? औरंगजेब का। इसके तो माइंड में एक ही थमती रहती थी कि बस इसको हराऊं, मैं इससे हारा हुआ हूं। रानी ने दरवाजे बंद कर दिए थे, रानी टोंट मारती है बार बार, जीने नहीं देती है मुझे, ठीक है। तो ये चला तो जाता था इसके साथ में, लेकिन साथ नहीं देकर आता। फिर क्या होता है, ये कहा जाता है कि दारा सिको है और ये जो औरंगजेब है, इसके दोनों के बीच में एक और युद्ध होता है जिसका नाम था दोराई का युद्ध। अजमेर के पास में स्थान है दोराई, वहां पर युद्ध होता है। और उस युद्ध के अंदर भी ये कहा जाता है कि वहां पर दारा सिको है, वो बुलाता है जसवंत सिंह को कि मेरा सहयोग करने के लिए आ। लेकिन उस युद्ध के अंदर फिर से सहयोग करने के लिए जाता है, लेकिन दूर से बैठकर देखता रहता है युद्ध को, युद्ध में भाग नहीं लेता है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह सोचता है कि ये दारा सिको फिर हार जाएगा और फिर अपने गले आफत आ जाएगी। दूर से बैठकर युद्ध देखता रहता है दोराई का युद्ध, और फिर से उस दोराई के युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है। अब कालांतर में औरंगजेब पावरफुल राजा था, दोबारा संधि करनी पड़ती है जसवंत सिंह को, दोबारा समझौता करना पड़ता है। जसवंत सिंह बोलता है कि अब नहीं करूंगा कुछ भी। अब यहां पर दोबारा जब संधि करता है तो औरंगजेब सोचता है कि ये यहां तो रुकेगा नहीं, एक काम करते हैं, इसको भेज देते हैं दक्षिणी भारत। औरंगजेब इसको, इस जसवंत सिंह फर्स्ट को दक्षिणी भारत का गवर्नर बना देते हैं, महाराष्ट्र भेज देते हैं कि तुम महाराष्ट्र जाओ, वहीं पर रहो। और जब महाराष्ट्र के अंदर जाता है तो ये कहा जाता है कि वहां जाकर भी ठल्ला तो नहीं रहता है, वहां जाकर भी दिक्कत ही करता है। वहां जाने के बाद में ये कहा जाता है कि औरंगजेब का एक मामा था, औरंगजेब के मामा और शिवाजी महाराज दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। और जब दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई के अंदर ये कहा जाता है कि जो शिवाजी महाराज है वो युद्ध हार जाते हैं, और युद्ध हारने के बाद में औरंगजेब का जो मामा था वो उस शिवाजी के किले के ऊपर अधिकार कर लेता है। और शिवाजी के किले पर जब अधिकार कर लेता है, उसके बाद में ये कहा जाता है कि शिवाजी है वो इस जसवंत सिंह को कहते हैं कि जसवंत सिंह की मदद करो। जसवंत सिंह तो वैसे ही तैयार था। तो उसके बाद में ये कहा जाता है कि शिवाजी ने कहा कि एक बार इस किले के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिल जाए हमें, उसके बाद में तो जो भी अंदर है उसको देख लेंगे। जसवंत सिंह कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास में 400 सैनिक है, और 400 सैनिकों के पास में ड्रेस है वो इन मुगलों की दी हुई है, इनको कोई रोक नहीं पाएगा, इन मुगलों के ड्रेस वालों को अंदर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये सीधे सीधे अंदर चले जाएंगे। जसवंत सिंह बोलता है कि मेरे पास में 400 ड्रेस है, ये 400 ड्रेस शिवाजी महाराज आप ले जाओ और फिर अपने सैनिकों को पहना दो और अंदर प्रवेश करवा दो। 400 सैनिक शिवाजी महाराज के उस किले के अंदर प्रवेश करते हैं, और ये कहा जाता है कि इस औरंगजेब के मामा को मारते हैं, ढंग से पीटते हैं, पिटाई करते हैं, और उसके मामा का अंगूठा भी काट लेते हैं इससे शिवाजी महाराज के सैनिक। तो वहां जाकर भी किसका सहयोग करता है? शिवाजी महाराज का। दक्षिणी भारत जाकर भी किसका सहयोग करता है? शिवाजी का। औरंगजेब के तो खिलाफ ही रहता है, कभी मन हुआ ही नहीं औरंगजेब का साथ दे। और कालांतर में देखो दक्षिणी भारत के अंदर जसवंत सिंह ने एक महाराष्ट्र के अंदर एक कस्बा भी बसाया था जसवंतपुरा के नाम से, ठीक है। और वहां से फिर जब वापस ये जो औरंगजेब है इसके मामा है चिट्ठी लिखकर भेजते हैं औरंगजेब को कि तूने किस डाकी को भेजा था यहाँ पर, मेरा सहयोग करने के बजाय सामने वाले का सहयोग किया, उसने किसको भेजा है ये? औरंगजेब ने फिर जसवंत सिंह को वापस बुलाया कि वापस आ जाओ, तुमको पार नहीं पड़ेगी। और ये कहा जाता है कि यहां से इस जसवंत सिंह को काबुल भेज देता है, काबुल अफगानिस्तान में भेज देता है कि अब वहां पर जाओ, अब वहां पर तुम्हारा कोई हिंदू नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम वहां पर रहो जाकर। और जब जैसे ही जसवंत सिंह काबुल जाता है, काबुल जाने के बाद में औरंगजेब क्या करते हैं, यहाँ पर हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जितने भी हिंदू मंदिर थे उनको तोड़वाना शुरू कर देते हैं। मारवाड़ के अंदर हिंदू मंदिर थे उनको तोड़वाना शुरू कर देते हैं। जसवंत सिंह को पता लगता है कि इस प्रकार से हिंदू मंदिर तोड़वा रहा है। जसवंत सिंह वहां पर अपने सैनिकों को आदेश देता है
कि एक काम करो, एक भी मस्जिद मत छोड़ो, सारों को तोड़ दो। जितनी मस्जिद है अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर, सारी मस्जिद को तहस नहस कर दो। आदेश जारी कर दिया। जैसे ही आदेश जारी किया, आदेश का पता औरंगजेब को लगता है। ये जसवंत सिंह काबुल के अंदर गया हुआ था, किसकी तरफ से गया हुआ था? वहां पर ये यदि मस्जिद तोड़वाएगा तो वहां के लोग क्या समझेंगे, कौन तोड़वा रहा है? इसके धर्म के लोग खिलाफ होते हैं। तो जैसे ही उसको पता चला इस औरंगजेब को कि वहां मस्जिद तोड़वा रहा है, यहां से चिट्ठी लिखकर भेजता औरंगजेब कि दादा रुक जा, मैंने मंदिर तोड़वाने बंद करवा दिए, अब तो रुक जा कम से कम। वहां पर भी एक प्रकार से शांति से तो नहीं बैठता है, वहां पर भी कुछ ना कुछ करता रहता है। अब कालांतर में देखो वहीं रहता है, वहीं पर स्थान है जिसका नाम है जमरूद का थाना, अफगानिस्तान। वहीं पर फिर लास्ट में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसकी जब मृत्यु होती है उस समय इसके एक मंत्री था जिसका नाम था दुर्गादास राठौड़। इसका मंत्री कौन था? दुर्गादास राठौड़। ये अपने मंत्री को बोलता है, दुर्गादास राठौड़, कि दुर्गादास जी, औरंगजेब है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो नहीं चाहेगा कि मारवाड़ का अगला राजा मेरा बेटा बन जाए, वो तो मेरे से दुश्मनी निकालेगा, मेरे बेटे को कतई राजा नहीं बनने देगा। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप मेरे बेटे को राजा बनाओ। उस समय जब इसकी मृत्यु हुई थी उस समय इसका कोई बेटा नहीं था, लेकिन ये कहा जाता है कि गर्भ में बच्चा पल रहा था। इसकी मृत्यु के कुछ ही दिन बाद में इसके बेटा होता है। उस बेटे का नाम था अजीत सिंह। बेटे का नाम क्या था? अजीत सिंह। औरंगजेब को पता लग जाता है कि यहाँ पर इस जसवंत सिंह के बेटा हो गया। उस दुर्गादास राठौड़ को वहां से औरंगजेब दिल्ली बुला लेता है कि दिल्ली आ जाओ। और दिल्ली के अंदर बुलाकर बोलता है कि अब जो इसका बेटा है, जसवंत सिंह का बेटा अजीत सिंह, इसको आप धर्म परिवर्तित करवाओ। यदि आप धर्म परिवर्तित करवा दोगे तब तो मैं इसको मारवाड़ का राजा बना दूंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो वहां पर फिर दुर्गादास राठौड़ पर संकट आ गए कि क्या करें। एक रूप सिंह राठौड़ की एक हवेली थी दिल्ली के अंदर, उसके अंदर उसको रखता है। फिर एक महिला का सहयोग लेता है वहां पर दुर्गादास राठौड़। एक महिला को बुलाता है, वहां पर डांसर का वहां पर रोल धारण करवाता है, वहां पर डांस प्रोग्राम वगैरह चलवाता है। ठीक है। और वहां पर एक दूसरे बच्चे को वहां पर रखा जाता है। जैसे पन्ना भाई अपने चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा कर लेकर गई थी, उसी प्रकार से उस रूप सिंह राठौड़ की हवेली में उस औरंगजेब के सामने किसी दूसरे बच्चे को रखकर वीर दुर्गादास राठौड़ क्या करते हैं, उस अजीत सिंह को वहां से बचाते हैं। और वहां से बचाकर उसको अपने मारवाड़ क्षेत्र के अंदर भेज देते हैं छुपाकर। क्योंकि औरंगजेब को पता लग जाता तो वो क्या करता, फिर उसका धर्म परिवर्तित करवा देता। कालांतर में जिस बच्चे को वहां पर रखा गया था उस बच्चे का फिर धर्म परिवर्तित करवाया गया, उसको अजीत सिंह समझकर धर्म परिवर्तित करवाया गया। और उस दुर्गादास राठौड़ ने अपने इस राजा जसवंत सिंह फर्स्ट के कहने पर 30 सालों तक संघर्ष किया था। 30 सालों तक उसने उस औरंगजेब से लड़ाइयां लड़ी थी इस जसवंत सिंह फर्स्ट के बेटे अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए। 30 वर्षीय संघर्ष उसका चला। 30 वर्ष का संघर्ष करने के बाद में औरंगजेब की लगभग जब मृत्यु हुई थी 1707 के अंदर, तब जाकर अजीत सिंह राजा बना। और जैसे अजीत सिंह राजा बना, अजीत सिंह राजा बनकर उस दुर्गादास राठौड़ का एहसान भूल जाता है। जो दुर्गादास राठौड़ था उसका एहसान भूल जाता है। दुर्गादास राठौड़ के लिए कहा जाता है कि धमक धमक ढोल बाजे आती धमक नगारा की, जब आसे घर दुर्गो नहीं होतो तो सुन्नत होती सारा की। आसकरण का बेटा था दुर्गादास राठौड़, कि आसकरण के घर पर दुर्गादास नहीं होता तो सारे के सारे मुसलमान बन जाते, सुन्नत हो जाती सारा। किसी का भी एक प्रकार से सर ऊंचा करके जीने का अधिकार नहीं रहता यदि ये आसकरण के घर दुर्गादास नहीं होता। दुर्गादास 30 साल तक लड़ाई करता है, उसके बाद में अजय सिंह को राजा बना देता है। दुर्गादास राठौड़ के लिए कहा जाता है कि वो जो दुर्गादास राठौड़ था वो हमेशा घोड़े पर ही बैठा रहता था। ठीक है। 8 घड़ी 24 पहर गुड़दे ऊपर बास, सेल अड़ीसू सेक तो बाटी दुर्गादास, कि जितना भी समय का दिन का पूरे समय के अंदर घोड़े पर ही बैठा रहता और अपने भाले से बाटियां सेकता रहता था। चित्र शैलियों के अंदर उसके चित्र भी मिलते हैं, घोड़े के ऊपर बैठा है, भाले से बाटियां सेक रहा है नीचे। ठीक है। तो ये दुर्गादास राठौड़ है और जसवंत सिंह है, इन दोनों के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह इस कदुआ के युद्ध के अंदर, कदुआ का युद्ध सबसे पहले तो कब होता है? अरे कदुआ का युद्ध कब होता है? कदुआ स्थान कहां पर है? किस किस के मध्य हुआ? जसवंत सिंह किसकी तरफ से भाग लेता है?
लेकिन किसी का कैंप लूट करा जाता है, ये औरंगजेब का ही कैंप लूट करा जाता है। और इस युद्ध के अंदर दोबारा जीत किसकी हो जाती है? किसकी जीत हो जाती है? विजय लिख लो, इसमें पॉइंट आकर नोट करो। कैंप लूट कर वापस आ जाते हैं। खजुआ के युद्ध में जसवंत सिंह औरंगजेब का साथ देने के लिए जाते हैं, परंतु औरंगजेब का ही कैंप लूटकर वापस आ जाते हैं। औरंगजेब का ही कैंप लूटकर ठीक है। अगला युद्ध लिखो, दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध। दोराई स्थान है अजमेर में। दारा सिको वर्सेज औरंगजेब। दारा सिको वर्सेज औरंगजेब। औरंगजेब। ठीक है। इस युद्ध के अंदर जीत होती है औरंगजेब की, विजय होता है औरंगजेब। और यहां पर ये किसका भी सहयोग नहीं करता, जसवंत सिंह युद्ध देखता है, बाहर बैठकर युद्ध देखता रहता है, क्योंकि इसको पता था कि युद्ध तो वापस औरंगजेब ही जीतेगा, और यदि दारा सिकों का साथ देंगे तो फिर ज्यादा दुश्मनी होगी, तो ये दूर बैठकर युद्ध देखता रहता है। ठीक है, इसके बाद में नोट करो, लिखो, औरंगजेब व जसवंत सिंह फर्स्ट के मध्य, औरंगजेब व जसवंत सिंह फर्स्ट के मध्य पुनः संधि होती है, पुनः संधि होती है ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, लिखो 1662 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को, जसवंत सिंह को मराठों के खिलाफ जसवंत सिंह को मराठों के खिलाफ शाइस्ता खां, शाइस्ता खां या शाइस्ता खान की मदद के लिए दक्षिणी भारत भेजा, दक्षिणी भारत भेजा, दक्षिणी भारत भेजा।
अगला पॉइंट लिखो। 1673 ईस्वी में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को 1673 ईस्वी में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया। काबुल का सूबेदार बनाया। काबुल का सूबेदार बनाया। ठीक है। 28 नवंबर 1678 ईस्वी को 28 नवंबर 1678 ईस्वी को 1678 ईस्वी को जमरूद का थाना ठीक है, जमरूद का थाना अफगानिस्तान में, जमरूद का थाना अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु हुई उस समय औरंगजेब कहता है कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर का मतलब उनके मुस्लिम धर्म के खिलाफ कौन था हमेशा? जसवंत सिंह। जब उसने हिंदू मंदिर तोड़ने का प्रयास किया तो उस समय उसने वहां पर मुस्लिम मस्जिदें तोड़वाई। अरे उसने वहां पर अफगानिस्तान में मुस्लिम मस्जिदें तोड़वाई, और जब वहां पर मुस्लिम मस्जिदें तोड़वाई तो अपने आप रुक गया यहाँ पर। तो उसके धर्म के खिलाफ तो हमेशा रहता था जसवंत सिंह। इस वजह से वो जब इसकी मृत्यु होती है उस समय बोलता है कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर यह कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? किसकी मृत्यु पर कहा था? जसवंत सिंह की मृत्यु। ठीक है, तो लिखो जसवंत सिंह की मृत्यु पर, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर का मतलब भी यहां पर लिख लेना, धर्म विरोधी। धर्म विरोधी। धर्म विरोधी। ठीक है, देखो जसवंत सिंह को महाराष्ट्र कब भेजा था? 1662 में। अरे महाराष्ट्र में कब भेजा था? 1662 में। किसकी मदद के लिए भेजा था? शाइस्तान खान की मदद के लिए औरंगजेब ने भेजा था कि तुम जाओ मेरे मामा शाइस्तान खान की मदद करो। लेकिन वहां जाकर भी उल्टा काम करते हैं, वहां जाकर मराठों का सहयोग करते हैं। जब वहां जाकर भी सही ढंग से मदद नहीं करते हैं तो फिर इसको कहाँ का गवर्नर बनाते हैं, सूबेदार बनाते हैं? अरे कहाँ का गवर्नर बनाते हैं? काबुल का। काबुल का गवर्नर कब बनाते हैं इसको? 1673 में। जब काबुल रहते हैं वहीं पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस जसवंत सिंह की मृत्यु कब होती है? 28 नवंबर 1678 में।
कहां पर होती है? जमरूद का थाना स्थान, यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर इसकी मृत्यु होने के बाद में औरंगजेब ने इसकी मृत्यु पर क्या कहा था? आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर का मतलब है धर्म विरोधी। ठीक है, इसके बाद में लिखो जसवंत सिंह की पुस्तकें। जसवंत सिंह की पुस्तकें। जसवंत सिंह की पुस्तकें, सबसे पहले पुस्तक का नाम लिखो आनंद विलास। भाषा पुस्तक, आनंद विलास, भाषा भूषण। इसके बाद में लिखो प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय। अपरोक्ष सिद्धांत सार। अपरोक्ष सिद्धांत सार। अपरोक्ष सिद्धांत सार। ठीक है, इसके बाद में लिखो जसवंत सिंह के निर्माण कार्य। जसवंत सिंह के निर्माण कार्य। जसवंत सिंह के निर्माण कार्य। सबसे पहले देखो इसने, जसवंत सिंह ने जब ये महाराष्ट्र गया था उस समय महाराष्ट्र के अंदर खुद के नाम से एक शहर बसा कर आता है, एक कस्बा बसा कर आता है जिसका नाम है जसवंतपुरा। ठीक है, तो लिखो जसवंत सिंह ने महाराष्ट्र में जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह ने महाराष्ट्र में जसवंतपुरा कस्बा या नगर बसाया। लिखो इसके बाद में देखो इसने कांगा के उद्यान का निर्माण करा। कागा उद्यान का निर्माण करवाया। ठीक है, कागा उद्यान का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया वह काबुल अफगानिस्तान से, वह काबुल अफगानिस्तान से अनार के बीज लाकर लगवाए। कागा उद्यान है, उसके अंदर ये काबुल अफगानिस्तान से अनार के बीज लाकर लगवाता है। इसकी रानी थी जिसका नाम था अतिरंगदे। देखो रानी अतिरंगदे ने जाना सागर तालाब बनवाया। जाना सागर तालाब बनवाया, जिसे शेखावत जी का तालाब भी कहते हैं।
जिसे शेखावत जी का तालाब भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में है रानी जसवंत देव। रानी जसवंत देव ने राई का बाग पैलेस, राई का बाग पैलेस महलों का निर्माण करवाया, वह कल्याण सागर तालाब बनवाया। कल्याण सागर तालाब बनवाया। कल्याण सागर तालाब बनवाया। छाप लिया सबने? लिखो जल्दी लिखो। फिर इसके हैं दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान लिखो, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान। अरे पड़ोसी से देख लो। सबसे पहला दरबारी विद्वान है मोहनौत नैन सिंह। मोहनौत नैन सिंह, सबसे पहले दरबारी विद्वान का नाम लिखो, मोहनौत नैन सिंह। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इस मोहनौत नैन सिंह है, इसको क्या कहते हैं? इसको राजपूतानी का अबुल फजल कहते हैं। ठीक है, वैसे अकबर का अबुल फजल था एक तो, अरे एक तो अकबर के दरबार में रहता था अबुल फजल, नवरत्नों में से एक था। इसी प्रकार से उस अबुल फजल से तुलना की जाती है इसकी नैन्सी। इसको राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? राजपुताने का अबुल फजल। तो लिखो इसे राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। अब इसने पुस्तक लिखी, पुस्तक ओब्लिक ख्यात। नैन सिरी ख्यात। नैन सिरी ख्यात। नैन सिरी ख्यात। ठीक है, राजस्थान में देखो ख्यात का मतलब है जो ग्रंथ वगैरह है उनके अंदर सारी चीजों का संग्रह करना। अरे जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के अंदर पूरी चीजों का संग्रह करना, उसको बोलते हैं ख्यात। ठीक है, राजस्थान की प्रथम ख्यात आपको पूछे कि राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी है, तो राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी है? नैनसिरी ख्यात। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी है? नैनसिरी ख्यात। इस नैनसिरी ख्यात के अंदर मारवाड़ के इतिहास की जानकारी तो मिलती ही है। मारवाड़ के अंदर कौन राजा कब बना था, किस राजा ने क्या कार्य किया था, ये पूरी चीजें इस नैनसिरी ख्यात में मिलती है। इसके अलावा इस नैनसिरी ख्यात में मारवाड़ के अलावा जो अन्य रियासतें हैं उनका भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पूछे कि राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी है, पहली ख्यात कौन सी है?
पहली ख्यात कौन सी है? नैनसीरी ख्यात। नैनसीरी ख्यात किसने लिखी थी? राजपुतानी का अबुल फजल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मोहनोत नैनसी को। ठीक है, तो इसमें लिखो यह राजस्थान की प्रथम ख्यात है। राजस्थान की प्रथम ख्यात है। यह राजस्थान की प्रथम ख्यात है। ठीक है, इसमें मारवाड़ इतिहास की जानकारी व राजस्थान की अन्य रियासतों की जानकारी मिलती है। ठीक है, मारवाड़ रियासत की तो जानकारी मिलती है, इसके अलावा अन्य रियासतों की भी जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, अगली पुस्तक लिखो मारवाड़ रा परगनारी विगत। लिखो मारवाड़ रा परगनारी विगत। इसी मोहन नैनसी की अगली पुस्तक है मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत। विगत मोहन नैनसी की पुस्तक है ये। इसमें देखो क्या क्या जानकारी मिलती है। इसमें एक तो जनगणना की जानकारी मिलती है कि मारवाड़ में कितने महिला है, कितने पुरुष है, ठीक है, कितने बच्चे हैं। पूरी जनगणना की जानकारी इस मारवाड़ प्रगनारी जो विगत पुस्तक है इसके अंदर मिलती है। आपको पूछे कि राजस्थान में सबसे पहले जनगणना की जानकारी, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में आपको पूछ ले कि राजस्थान में जनगणना की सबसे पहली जानकारी कौन सी पुस्तक में मिलती है? इसके अलावा देखो मारवाड़ का राजा कोई भी बजट पेश करता, यदि जसवंत सिंह कोई भी बजट पेश करता कि कैसे कार्य करने हैं, मुझे क्या क्या निर्माण करवाने हैं, पूरा उस एक साल का जो पूरा बजट पत्र है वो इसके अंदर संग्रह रहता था। इसलिए इसको बोलते हैं मारवाड़ का गजट पत्र। जैसे राजस्थान सरकार बजट पेश करती है उस समय एक लिस्ट जारी करती है, एक 2-3 पेज के अंदर लिस्ट जारी करती है, उसको बोलते हैं गजट पत्र। इसी प्रकार से यहाँ पर मारवाड़ के अंदर जो भी बजट पेश होता उसकी लिस्ट इसमें जारी रहती थी, इसके अंदर वो लिखा हुआ रहता था सब कुछ। इस कारण इसको बोलते हैं मारवाड़ का गजट पत्र। ठीक है, उसमें इस पुस्तक के अंदर तात्कालीन कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है कि कितना टैक्स किससे लेना है, ठीक है, किसानों पर कितना टैक्स लगाना है, कौन सा टैक्स लेना है, ठीक है, कौन से टैक्स में कितने बोरी अनाज की लेनी है। तात्कालीन कर व्यवस्था की जानकारी भी इस मारवाड़ प्रणाली जो विगत पुस्तक है इसके अंदर मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पूछे जनगणना की जानकारी कौन सी पुस्तक में मिलती है? मारवाड़ का गजट पत्र किसे बोलते हैं? इसमें मारवाड़ में तात्कालीन कर व्यवस्था की जानकारी कौन सी पुस्तक में मिलती है? मारवाड़ प्रगनारी विगत। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले इस पुस्तक में, इस पुस्तक में सर्वप्रथम जनगणना की जानकारी मिलती है। लिखो इस पुस्तक में सर्वप्रथम जनगणना की जानकारी मिलती है। जैसे पूरे भारत में यदि आप जनगणना पढ़ोगे, राजस्थान में जनगणना पढ़ोगे, तो सबसे पहले आइन ए अकबरी जो अबुल फजल की लिखी हुई पुस्तक है उसके अंदर जनगणना की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से अपने राजस्थान में पूछ ले कि राजस्थान में जनगणना की जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है, तो इस मारवाड़ प्रणाली जो विगत है इसके अंदर सबसे पहले जनगणना की जानकारी मिलती है। जनगणना अपने भारत के अंदर शुरू कब होती है? 1881 से। भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है?
काउंटिंग शुरू की थी 1881 में। इससे पहले काउंटिंग थी नहीं, कितने पुरुष है कितने महिलाएं हैं, ठीक है। और लास्ट की जनगणना कब हुई थी? 2011 में। लास्ट की जनगणना कब हुई थी? 2011 में। उस समय 121 अरब लोग थे। कितने अरब लोग थे? 121। अब तो 2 गुना मान लो। हर 10 साल से जनगणना होती है। कितने साल से जनगणना होती है? 10 साल से। हाँ जरूरी है। काउंटिंग शुरू हो गई थी, रिपोर्ट नहीं आई। 21 की रिपोर्ट नहीं आई, काउंटिंग तो हो गई थी, चलो ठीक है। रिपोर्ट लेट ही आती है हमेशा। हाँ रिपोर्ट हमेशा लेट ही आती है। अब तो अब तो ऐसे नहीं दे रहे, पता नहीं चल जाए पता किसको कि कितने लोग हैं, कितनी महिला है, कितने पुरुष है, तो कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा होगा। वैसे जनगणना की रिपोर्ट है वो जारी हो जानी चाहिए 2 साल के अंदर। अगला देखो, इस पुस्तक में इस पुस्तक में तात्कालिक कर व्यवस्था, तात्कालिक कर व्यवस्था जानकारी मिलती है। इसे मारवाड़ का गजट पत्र भी कहते हैं। इसे मारवाड़ का गजट पत्र भी कहते हैं। इसमें प्रशासन की जानकारी मिलती है। उस समय एसपी, डीएसपी, आईजी ये तो होते नहीं थे, लेकिन जो प्रशासन होता था उसकी जानकारी इस पुस्तक में मिलती है कि कौन कौन सा अधिकारी क्या चीज संभालेगा राजा की, उनके बारे में जानकारी होती थी। सबसे पहली मोहनोत नैन्सी की जो पुस्तक है, जो ख्यात है, उसको बोलते हैं नैन श्री ख्यात। उसको तो क्या बोलते हैं? नैन श्री ख्यात। नैन श्री ख्यात राजस्थान की प्रथम ख्यात है। राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी है? नैन श्री ख्यात। किसने लिखी थी? मोहनोत नैन्सी ने। उस नैन श्री ख्यात में मारवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है, उसके साथ साथ में राजस्थान के कितने रियासतों की जानकारी भी मिलती है। इसके बाद में अगली किताब है मारवाड़ परगनारी विगत, ठीक है। मारवाड़ परगनारी विगत है, इसके लेखक भी कौन है? अरे इसके लेखक भी कौन है? मोहनोत नैन्सी। इसमें देखो क्या क्या जानकारी मिलती है मारवाड़ प्रगनारी विगत के अंदर। जनगणना की जानकारी मिलती है, और जनगणना के अलावा इसमें क्या जानकारी मिलती है? कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा देखो इसमें, इसे मारवाड़ जो प्रगनारी विगत है, इसको और किस नाम से जानते हैं? गजट पत्र के नाम से भी जानते हैं कि ये मारवाड़ का गजट पत्र है। इसके बाद में देखो यहाँ पर उस समय के तात्कालीन प्रशासन की जानकारी। क्या बात है रे? बैठ गए। अगला देखो दरबारी विद्वान नरहरिदास। अगला दरबारी विद्वान लिखो नरहरिदास। नरहरिदास, दरबारी विद्वान का नाम लिखो नरहरिदास। इसकी पुस्तक का नाम लिखो अवतार चरित्र। पुस्तक का नाम लिखो अवतार चरित्र। जब उम्र हो जाएगी तब मृत्यु तो होगी। साइलेंट अटैक भी आते हैं आजकल, आते हैं ना साइलेंट अटैक। लिखो नवीन कवि। दरबारी विद्वान का नाम लिखो नवीन कवि। इसकी पुस्तक का नाम लिखो नेह निदान। पुस्तक का नाम लिखो नेह निदान।
फिर लिखो सूरत मिस्र, बनारसी दास। सूरत मिस्र, बनारसी दास, ये भी इसके दरबारी विद्वान हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखो अगला पॉइंट, नोट करो। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित किया। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित किया। जोधपुर को खालसा घोषित किया। जोधपुर को खालसा घोषित किया। ठीक है, खालसा का मतलब क्या होता है पता है? खालसा का मतलब होता है दिल्ली के सीधा अधीन होना। दिल्ली का बादशाह खुद सीधा अधिकार कर ले उस रियासत का, वहां पर किसी को कोई राजा नहीं बनने दे, उसको बोलते हैं खालसा घोषित करना। ठीक है, वो अपने अधीन कर लेता है। क्योंकि इसका बेटा तो हुआ नहीं था, इसके मरने के बाद में इसका बेटा हुआ था अजीत सिंह। फिर उसको राजा बनाने के चक्कर में दुर्गादास लड़ता रहा बेचारा 30 सालों तक, 30 वर्ष से संघर्ष करता है राठौड़ों का। ठीक है, तो ये जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह का एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपको। सबसे पहले देखो जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान, और दरबारी विद्वान में सबसे पहला दरबारी विद्वान कौन सा है? इसको राजपुतानी का क्या कहते हैं? अबुल फजल। ठीक है, मोहनोत नेल्सी ने पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी है? इसमें मारवाड़ के अलावा सभी रियासतों की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में देखो अगली पुस्तक कौन सी है इसकी, इसमें जानकारी कौन कौन सी मिलती है? जनगणना की, और जनगणना के अलावा कर व्यवस्था की। कर व्यवस्था के अलावा देखो इसको क्या बोलते हैं? मारवाड़ का गजट पत्र। इसके अलावा देखो इसमें प्रशासन की जानकारी मिलती है। फिर देखो अगला दरबारी विद्वान कौन सा है, पुस्तक कौन सी लिखी? अगला दरबारी विद्वान पुस्तक कौन सी है? और दरबारी विद्वान और कौन से हैं? सूरत मिश्र और बनारसी दास। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक तरफ दरबारी विद्वानों के नाम, एक तरफ उनकी पुस्तकें। कौन सा दरबारी विद्वान है, उसने कौन सी पुस्तक लिखी, ये सम्मिलित करवाएगा आपसे। ठीक है, या फिर दरबारी विद्वान का क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा, दरबारी विद्वानों के नाम दे देगा और ये पूछेगा एग्जामिनर कि ये निम्न में से किसके दरबारी विद्वान है, किस राजा के दरबारी विद्वान है, इनके नाम दे देगा एक दो के सुरों के अंदर। ठीक है, या फिर ये दे देगा सीधा सीधा कि जसवंत सिंह का निम्न में से कौन सा दरबारी विद्वान नहीं है, तीन इनके नाम दे देगा, एक दूसरा उठाकर दे देगा ऑप्शन में। तो ये जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान है। ठीक है, कुंभा और जसवंत सिंह, इन दोनों के दरबारी विद्वानों के क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर में आए हुए। ठीक है, सिलेक्टेड मैटर है तुम्हारे, अरे सिलेक्टेड राजा है तुम्हारे, तो ये दरबारी विद्वान याद कर लेना। इसके बाद में देखो यहाँ पर इस जसवंत सिंह के निर्माण कार्य, जसवंत सिंह महाराष्ट्र में जाता है, उस समय एक शहर बसा कर आता है, कस्बा बसा कर आता है जिसका नाम क्या है? जसवंतपुरा। ठीक है, वहां जिस काम के लिए इसको भेजा जाता है वो काम तो नहीं करके आता है, उल्टा काम करके आता है। ठीक है, मराठों के खिलाफ इसको भेजा जाता है, लेकिन मराठों के खिलाफ ये कोई भी युद्ध नहीं करता है, उल्टा मराठों की मदद करके आता है। जब किले में घुसने की बारी आई थी, किले में अंदर एंट्री नहीं दी जा रही थी, तो वहां पर ये क्या करता है, जसवंत सिंह अपने सैनिकों की ड्रेस है वो मराठों के सैनिकों को पहना देता है कि ये पहन लो और अब सीधे चले जाओ, क्योंकि मुगलों की ड्रेस, मुगल सैनिकों की ड्रेस और तुम्हारी सेम ड्रेस हो गई, अब सीधे अंदर जाओ और अंदर जाकर आराम से फोटो ढंग से फोटो। ठीक है, तो ये हमेशा औरंगजेब के खिलाफ नीति अपनाता था, हमेशा औरंगजेब के खिलाफ रहता था, उसके साथ में समझौते करने के बावजूद उसके खिलाफ नीति अपनाता था। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसने जोधपुर के अंदर कौन से उद्यान का निर्माण करवाया? कागा उद्यान का, और कागा उद्यान में अनार के बीज लाकर लगवाता है। कागा उद्यान में अनार के बीज लाकर कौन सा राजा लगवाता है? जसवंत सिंह। ठीक है, सबसे ज्यादा अनार भी जोधपुर में होते हैं मेरे हिसाब से, बाड़मेर जोधपुर में तो होते हैं अनार, जालोर बाड़मेर में।
पहले की रिपोर्ट मुझे पता है, जहां तक मैंने 2017 में तैयारी की, 2016 के अंदर या 2015 में तैयारी की थी जेट की, उस समय मुझे ऐसा पता है कि हाँ चेंज हो गई डाटा। इसके बाद में देखो यहाँ पर इनकी रानी है जिसका नाम क्या है, अतिरंगदे। रानी का नाम क्या है, अतिरंगदे। इस अतिरंगदे ने कौन सा तालाब बनवाया, अतिरंगदे ने कौन सा तालाब बनवाया, जाना सागर तालाब। इसको और किस नाम से जानते हैं, इसकी रानी जसवंत दे। इस जसवंत दे ने कौन से महलों का निर्माण करवाया, राय का बाग महलों का निर्माण करवाया। इसके अलावा देखो इसने तालाब बनवाया राय का बाग के अंदर, कल्याण सागर तालाब। ठीक है, इसके बाद में देखो जसवंत सिंह की खुद की पुस्तकें, जसवंत सिंह ने खुद ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत सार। जो सीईटी की एग्जाम लगी थी, अरे जो सीईटी की एग्जाम लगी थी अभी राजस्थान में, सीईटी की एग्जाम लगी थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनकी पुस्तकों के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह की मृत्यु कब होती है, अरे जसवंत सिंह की मृत्यु कब होती है, जसवंत सिंह को काबुल का गवर्नर कब बनाया था, जसवंत सिंह की मृत्यु कौन से स्थान पर होती है, जमरूद का थाना कहां पर है, अफगानिस्तान में। ठीक है, और जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर का मतलब क्या होता है, धर्म विरोधी। दोराई का युद्ध कब होता है, दोराई स्थान कहां पर है, किस किस के मध्य होता है, इस युद्ध में जीत किसकी होती है, औरंगजेब की। इसको, इस जसवंत सिंह को महाराष्ट्र में कब भेजा गया था, किसकी मदद के लिए, शाइस्ता खान की मदद के लिए। किसके खिलाफ भेजा गया, लेकिन ये तो उल्टा ही काम करके आता है। ठीक है, अगला युद्ध है खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध कब होता है, खजुआ स्थान कहां पर है, किस किस के मध्य होता है, औरंगजेब और सुजा के मध्य। जीत किसकी होती है, जसवंत सिंह साथ किसका देने जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसका साथ देकर आता है, किसका कैंप लूट कर भाग कर आ जाता है, औरंगजेब का। ठीक है, फिर देखो धर्मक का युद्ध। धर्मक का युद्ध कब हुआ था, 1658 के अंदर। धर्मक स्थान कहां पर है, किस किस के मध्य हुआ था धर्मक का युद्ध, जसवंत सिंह और औरंगजेब। जसवंत सिंह किसकी तरफ से लड़ने जाता है, दारा शिकोह की तरफ से। ठीक है, यहां पर इस युद्ध में दोबारा जीत किसकी होती है, औरंगजेब की। धर्मक के युद्ध में औरंगजेब की जीत हो जाती है, और ये जो जसवंत सिंह है हार कर वापस आता है, तो इसकी रानी बोलती है कि मुझे हारा हुआ पति नहीं चाहिए। उसकी रानी जसवंत दे बोलती है कि या तो युद्ध जीत कर आता या युद्ध में वहीं पर मर जाता, वापस क्यों आया यहाँ पर मुंह दिखाने के लिए। ठीक है, जब वहां पर से वो वापस आता है, उस समय वो क्या करती है, किले के दरवाजे बंद करवा देती है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर किसने विश्वासघात किया था, अरे किसने विश्वासघात किया था, कासिम खान ने विश्वासघात किया था। जसवंत सिंह का कार्यकाल कब से कब तक है, 1638 से लेकर 1600। पिता का नाम, राज तिलक कहां हुआ, घोड़ा। इसका प्रधानमंत्री, स्टार लगा लेना, पूछा हुआ है ये प्रधानमंत्री, राज सिंह कुपावत। राज सिंह कुपावत किसके प्रधानमंत्री थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 11 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह राजा बनते हैं, और जसवंत सिंह मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेते हैं। ठीक है, मारवाड़ के कौन से राजा मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेते हैं, जसवंत सिंह। इसके बाद में देखो यहाँ पर लास्ट में मालदेव रह गए थे, अरे मालदेव रह गए थे ना लास्ट में। मालदेव के निर्माण कार्य, इसने मालदेव ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे, मेड़ता, रिया, सोदत, पोखरण, इन किलों का निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ किले के चारों ओर परकोटा किसने बनवाया था, मालदेव ने। इसकी रानी स्वरूप दे ने कौन सा तालाब बनवाया, स्वरूप थी, सुंदर थी, फूट रही थी, इस वजह से इसका नाम था स्वरूप दे। ठीक है, और इसी के नाम पर तालाब बना था। इसके बाद में देखो ये मारवाड़ की बहू थी, अरे मारवाड़ की तो बहू थी, इस मारवाड़ की बहू ने तालाब बनवाया, इस वजह से इसको बोलते हैं बहू जी का तालाब, कि उस बहू ने बनवाया, इस वजह से बहू जी का तालाब, बहू जी का तालाब हो गया इसका नाम। ठीक है, चारण कवियों ने मालदेव को क्या कहा था, फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा था, हसमत वाला राजा। ठीक है, वैभवशाली राजा, ठीक है, शक्तिशाली राजा, हसमत वाला राजा है, इसकी इसी का अर्थ है ये। बदायूं है, इसने इसको क्या कहा था, भारत का महान पुरुषार्थी राजा। ठीक है, फरिश्ता क्या बोलता है मालदेव को,
देखो यहाँ पर जसवंत सिंह है, इस जसवंत सिंह का मंत्री, इस जसवंत सिंह का मंत्री था जिसका नाम था आशकरण। इसके मंत्री का नाम क्या था? आशकरण। जसवंत सिंह का मंत्री, सबसे पहले इसका मंत्री था आशकरण, ठीक है, आशकरण, ये इसका मंत्री था। इसके अलावा देखो इस आशकरण का बेटा था जिसका नाम था दुर्गादास राठौड़। आशकरण के बेटे का नाम क्या था? दुर्गादास राठौड़, ठीक है। अभी उतारना नहीं है कुछ भी, अभी उतारना नहीं है। हाँ, आशकरण चारण, ठीक है, ये राजपूत योद्धा ही था। आशकरण है, इसका बेटा था जिसका नाम था दुर्गादास राठौड़। इस आशकरण की जो रानी थी जिसका नाम था नेत कंवर, ठीक है, ये इसका पुत्र। ये आशकरण इस जसवंत सिंह के दरबार में रहता था। इसके बेटा होता है जिसका नाम है दुर्गादास राठौड़। आशकरण के बेटे का नाम क्या था? दुर्गादास राठौड़। इसकी रानी का नाम क्या था? जैसा ही आशकरण के ये बेटा होता है दुर्गादास राठौड़, इसके बाद में आशकरण क्या करता है, अपनी रानी नेत कंवर को एक जागीर दे देता है, जिस जागीर का नाम है लुणेवा की जागीर। जागीर का नाम क्या है? लुणेवा की जागीर। ये लुणेवा की जागीर दे देता है और बोलता है कि तुम दोनों माँ बेटे यहाँ पर रहो। दोनों माँ बेटे दुर्गादास राठौड़ और नेत कंवर दोनों के दोनों लुणेवा के अंदर रहते हैं। मारवाड़ के जोधपुर के जस्ट पास में ही स्थान है लुणेवा, वहां पर रहते हैं, ठीक है। कालांतर में आशकरण उसके मंत्री के तौर पर था, तो वो मंत्री के तौर पर वहीं पर रहता था, उसके साथ में रहता था हमेशा। लेकिन दुर्गादास राठौड़ और नेत कंवर दोनों के दोनों लुणेवा गांव के अंदर अपनी खेती करके, अपने ऊंट वगैरह चराकर जीवन यापन कर रहे थे। ये अपनी खेती से मुख्य रूप से जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन क्या होता है, इस जसवंत सिंह का जो मंत्री है आशकरण, इसका मंत्री आशकरण क्या करता है, ऊंट चराने वाले लोग थे, वो ऊंट चराने वाले लोग ऊंट चराने के लिए इस तरफ आ जाते हैं, वो भेज देता है कि जाओ ऊंट चरा कर लेकर आ जाओ। मंत्री तो बोलता है, आदेश देता है मंत्री की जाओ इधर ऊंट चरा कर आ जाओ। तो जसवंत सिंह के दरबार में जितने भी ऊंट थे, सेना के लिए ऊंट रखने पड़ते थे पहले। अरे एक जो सेना होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट वगैरह रखने पड़ते थे। आजकल जैसे गाड़ी रखते हैं, स्कॉर्पियो है, ट्रक वगैरह है, सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, तो पहले वही थे। अरे वाहन सुविधा वही थी पहले ऊंटों की। तो जो जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह के ऊंट है, वो ऊंट चराने वाले बाहर खेतों के अंदर लेकर जाते हैं। और जब वो ऊंट चलाने वाले ऊंट लेकर जाते हैं, तो ऊंट क्या करते हैं, इस दुर्गादास राठौड़ का जो खेत था उस खेत के अंदर घुस जाते हैं और फसल को नुकसान करने लग जाते हैं, फसल को वहां से खाने लग जाते हैं। जैसे ही वो ऊंट उसकी फसल को नुकसान करते हैं, दुर्गादास राठौड़ क्या करता है, वहां पर उन ऊंट चराने वालों को बोलता है कि तुम्हारे ऊंट है मेरे खेत से बाहर निकाल लो। वहां पर वो जो ऊंट चराने वाले थे वो तो राजा के लोग थे, अरे राजा की सब कुछ चले। तो वो ऊंट चराने वाले बोलते हैं कि तुझे पता नहीं किसके ऊंट है, तो किसको बाहर निकलवा रहा है। तो उसके बाद में बोलता है दुर्गादास राठौड़ की मुझे नहीं पता किसके हैं किसके नहीं है। तो वो ऊंट चराने वाले बोलते हैं कि ये राजा के ऊंट है, तो बाहर निकलवा रहा है, अभी जाकर शिकायत कर देंगे तेरी कि राजा जी उसने ऊंट नहीं चरने दी। दुर्गादास राठौड़ बोलता है कि ऊंट राजा के होंगे, लेकिन ये जो खेत है ये उस राजा का बाप का नहीं, ये खेत मेरा है, इसमें जो फसल है ये मैंने बोई है, इसका नुकसान कर रहे हैं, इसको बाहर निकालो। लेकिन वो ऊंट चराने वाले क्या करते हैं, इस दुर्गादास राठौड़ से भिड़ जाते हैं। दुर्गादास राठौड़ को बोलते हैं कि नहीं निकालेंगे, जा जाने दो कर। और जब वहां पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, ऊंट चराने वालों के बीच में और इस दुर्गादास राठौड़ के बीच में जब लड़ाई होती है, तो ये कहा जाता है कि दुर्गादास राठौड़ एक ऊंट चराने वाले का सर काट देता है, उसको मार देता है। उसको मारने के बाद में शिकायत पहुंचती है राजा के पास में। अरे राजा के पास में तो शिकायत पहुंचेगी, राजा के बंदे को मार दिया वहां पर। जैसे ही राजा के पास में शिकायत पहुंचती है, वहां पर राजा क्या करता है, सैनिकों को भेजता है कि जाओ पकड़ के लाओ, जो मेरे खिलाफ आवाज जिसने उठाई है, मेरे खिलाफ जिसने ये काम किया है, उसको गिरफ्तार करके लाओ यहाँ। राजा अपने सैनिकों को भेजता है, सैनिक आते हैं, दुर्गादास राठौड़ को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके इसको लेकर जाते हैं अपने दरबार के अंदर, जसवंत सिंह के दरबार में ले जाकर इसको खड़ा कर देते हैं। जैसे ही जसवंत सिंह के दरबार में ये खड़ा रहता है, जसवंत सिंह आते हैं, जसवंत सिंह इससे पूछते हैं दुर्गादास राठौड़ से कि कौन हो तुम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। दुर्गादास राठौड़ उसी समय आस्करण मंत्री था, वो भी जसवंत सिंह के पास नहीं खड़ा था। अरे जो इसके पिता थे आस्करण जी, वो उसके मंत्री थे जसवंत सिंह के, तो पास नहीं खड़े थे। दुर्गादास राठौड़ बोलते हैं कि ये रे पिताजी। तो उसके बाद में जसवंत सिंह आस्करण जी की तरफ देखते हैं कि आपका बेटा,
आज करण जी बोलता है कि साहब मेरे को कोई मतलब नहीं है इनसे, मैंने तो माँ बेटों को दोनों को अलग जागीर दे दी थी, वहां पर इनको रख दिया था, मैं तो मेरा तो इनसे कोई संबंध नहीं, आपको जो मर्जी है वो इनको सजा दो। ठीक है, हाँ दोनों ही बेलखने हैं मेरे लिए, तो मैं तो इनके पास में भी नहीं जाता हूँ, एक जागीर अलग से इनको दे दी, आपको इनको जो सजा देनी है वो दे दो। उसके बाद में ये कहा जाता है कि जसवंत सिंह है वो उससे पूछता है दुर्गादास राठौड़ से कि तुम हमारा मेरे ऊँट चराने वाले। दुर्गादास राठौड़ बोलता है कि मैंने कहा था कि इस फसल का नुकसान कर रहे हैं, बाहर निकाल लो, नहीं निकाला इन्होंने, और जब नहीं निकाले ऊँटों को तो लड़ाई हो गई। उसके बाद में जसवंत सिंह बोलता है, और जो एक ऊँट चराने वाला वहां से भागकर आया था, जो बचकर भागकर आ गया था, एक को तो मार दिया था दुर्गादास राठौड़ ने, एक वहां से बचकर भागकर वापस आया था, वो भी वहीं पर खड़ा था। वो जसवंत सिंह को बोलता है कि जसवंत सिंह जी बुरी तरीके से मारा, इसने पास में ही खड़ा था। जसवंत सिंह दुर्गादास राठौड़ से दोबारा पूछता है, और जसवंत सिंह को पता लग गया था कि इसकी गलती नहीं है दुर्गादास राठौड़ की, इसने तो कहा था ऊँटों को बाहर निकालो, इन्होंने नहीं निकाला, और जब नहीं निकाला तो ये तो मारेगा। एक जो ऊँट चलाने वाला वो पास में ही खड़ा था। दोबारा जसवंत सिंह पूछते हैं कि कैसे मारा उसको। दुर्गादास राठौड़ अपनी तलवार निकालता है, और तलवार निकालकर दूसरा वाला वहीं पर खड़ा था, दुश्मनी तो उससे भी थी, उसको मार देता है, उसकी नाड़ उड़ा देता है, वहां पर गर्दन उड़ा देता है, और बताता है कि ऐसे मार दिया। जसवंत सिंह है वो सोचते हैं कि देखो कितना कितनी वीरता है इसके अंदर, एक राजा के सामने राजा के व्यक्ति को मार रहा है, इतना वीर योद्धा है। उसी समय आस्करण जी से बोलते हैं कि आस्करण जी आज से तुम्हारी छुट्टी है, आज से मेरा मंत्री तो यही रहेगा। इसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब इसकी गलती नहीं थी, इसने कह दिया, मुझे बता दिया, ऊंट चराने वालों की गलती थी, तो उन्होंने भुगत ली दोनों ने। और इस दुर्गादास राठौड़ को इसकी वीरता देखकर, अरे एक राज दरबार के अंदर राजा के सामने, अभी तुम पुलिस वालों के सामने कुछ हरकत कर सकते हो क्या? कर सकते हो हरकत? उठा के बंद कर देंगे। तो वहां पर दुर्गादास राठौड़ की वीरता देखकर जसवंत सिंह क्या करते हैं, अपना मंत्री बना लेते हैं, और अपने मंत्री पद दे देते हैं उसको, आस्करण जी की छुट्टी कर देते हैं। और ये जो दुर्गादास राठौड़ है जो जसवंत सिंह का मंत्री था, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि तुम्हारे दुर्गादास राठौड़ है, इसका पूरा जो विवरण है, इसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, इसकी क्या क्या उपाधियां हैं, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती, राठौड़ों का यूलिसेज, इस प्रकार से इसकी उपाधियां हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या क्या इसने कार्य किए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे।